हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है कि कंपनी में कैश की पोजीशन क्या है, बिजनेस ने कितना कैश जनरेट किया है, मतलब कितना कमाया है, उस कैश को कहाँ और कितना यूज़ किया है। कैश फ्लो इन्वेस्टर से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही इन्वेस्टर या निवेशक को पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है। क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने डे टू डे के खर्चे निकाल सके, अपने लोन्स का रीपेमेंट कर सके या फिर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे सके। ये सारी बातें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलती हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं या किस तरह हम इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि तीन हिस्सों में आप इसे बांट सकते हैं। किसी भी कंपनी की अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाएंगे तो आपको ये तीन हेडिंग दिख जाएंगी। पहली, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब है कि एक्चुअल बिजनेस से कंपनी को कितना कैश आ रहा है, जो कंपनी का एक्चुअल कोर बिजनेस है। जैसे कि कोई कंपनी अगर केमिकल बनाती है तो उस केमिकल को बनाकर बेचकर कंपनी कितना कमा पा रही है, या कोई कंपनी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सिर्फ वो सर्विस प्रोवाइड करके कितना कैश जमा हो रहा है, वो आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से समझ में आएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो शर्ट बेचकर कंपनी कितने पैसे कमा पा रही है और उस शर्ट को बनाने का खर्चा कंपनी को कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा भी कुछ और आइटम होते हैं जो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट करना। अगर कंपनी ने कहीं सप्लायर से सामान उठाया है और फिर बाद में कुछ दिनों बाद पे कर रही है तो कभी कभी इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स पेमेंट करना, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस पे करना, किसी रॉ मटेरियल को मंगाने के लिए पैसे देना, ये सारी चीज़ें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाई देंगी। चलिए अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि 5, 10, 20 साल का सोचकर या 50, 100 साल तक का भी सोचकर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने लैंड खरीदा तो कभी कभी कंपनी ऐसा नहीं है कि वो 5 या 10 साल के लिए खरीदे, कभी कभी कंपनी के पास वो लैंड 50 साल 100 साल तक भी रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी खर्च करती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अब चाहे वो लैंड जैसी फिक्स्ड एसेट्स हो या फिर कुछ मशीनरी खरीदी हो कंपनी ने, या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। कभी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है और वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी की तरफ से। तो अगर कंपनी एक इन्वेस्टर बन के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी यहाँ पर नोट किया जाएगा, वो भी आपको जो अमाउंट है कैश का वो यहाँ दिखाई देगा। या फिर कंपनी को डिविडेंड रिसीव होता है, कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है किसी और बिजनेस में और वहाँ से उसे डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो भी कैश जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। अब चलिए समझते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है या फिर
अपने लोन का रीपेमेंट किया है, यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। या फिर कंपनी ने इक्विटी इशू करके कुछ और कैश जनरेट किया है, वो भी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही रिकॉर्ड होगा। तो अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए और पिछले साल के मुकाबले में हमेशा बढ़ना चाहिए। मतलब अगर कंपनी ने पिछले साल 50 रुपए का कैश दिखाया है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो इस साल वो एटलीस्ट 70 रुपए पे होना चाहिए। उसके अगले साल उसका 90 रुपये होना चाहिए, फिर 100 रुपये, भले ही थोड़ा बढ़े बट वो कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट कर रही है कंपनी, वो हमेशा बढ़ना चाहिए। अब इसकी एक वजह है, क्योंकि जो आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट अपना उस बिजनेस के लिए कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है और कंपनी ने उसी साल कोई एक अपनी बड़ी सी ज़मीन बेच दी, कोई लैंड सेल कर दिया और वहाँ से उसे एक बड़ी रकम मिल गई, तो ओवरऑल जब आप कैश स्टेटमेंट देखेंगे तो वो पॉजिटिव में दिखाई देगा। लेकिन वो पॉजिटिव में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने अपना लैंड सेल किया है। ये एक्टिविटी हर साल नहीं होगी। इसी तरह से अगर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कैश फ्लो पॉजिटिव में है, तो हो सकता है कंपनी ने कहीं से लोन उठाया हो या फिर इक्विटी इशू की हो। ये हर साल नहीं हो सकता। जो चीज़ हर साल लगातार हो सकती है वो सिर्फ है कि बिजनेस बढ़े या जिस बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेस कैश को जनरेट करे। अब चलिए आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हम दिखाते हैं। एक नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव। इसे देखकर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो आ ही जाएगा कि किस तरह से रीड किया जाता है और नंबर किस तरह से दिखाई देते हैं। और ये एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी दिन मैंने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने लिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। अब आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो हर साल इसकी बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ पे 250 थी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 1485 हो गई। इससे पहले साल 1156 थी। इसका मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कोर बिजनेस है उसकी वजह से हर साल ये कैश बढ़ रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दो और हेडिंग्स होंगी, जैसे कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये नेगेटिव में है। आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में जाके, क्योंकि मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ स्टडी की हुई है। मुझे मालूम है कि इस साल कंपनी ने कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए हैं और कुछ आई गेस उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी वजह से इनका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में आ रहा है। और ये नेगेटिव में हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कंपनी कोई बड़ा सा खर्चा करती है, कोई फिक्स एसेट्स खरीदती है, तो वो नेगेटिव में दिखाई देगा। जो मेन चीज़ है हमारी जो पॉजिटिव में होनी चाहिए वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि उस साल कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कंपनी को कितना पैसा मिला है। अब आइए इसी तरह हम एक नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। मूव करने से पहले इसका नेट कैश फ्लो भी आप देख लीजिए। ये सारे फिगर्स एक्चुअली करोर्स में है, तो कंपनी का सारा खर्चा और सारा ये निकालने के बाद में कंपनी के पास में 17 करोड़ रुपीस
बचते हैं। अब आइए दूसरी जो बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो है एमटीएनएल का। चलिए शुरुआत हम लोग नीचे से इसके लिए करते हैं कि आप देखिए कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो आपका पॉजिटिव में है, लेकिन क्या ये सही है? आप देखेंगे कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नेगेटिव में है, -733 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस है, एक्चुअल कोर बिजनेस है, उसे करके कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया। इनफैक्ट अपनी जेब से पैसा लगाया है ताकि वो बिजनेस को रन कर सके, ताकि वो बिजनेस चलता रहे। इस तरह का कैश फ्लो आपको प्रॉफिट मुश्किल से दे पाएगा। मतलब एज एन इन्वेस्टर मैं इस तरह के कैश फ्लो में, जिस कंपनी की कैश फ्लो इस तरह की हो, मैं एज एन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। अब आ जाइए, एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये पॉजिटिव में है, और ये पॉजिटिव में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने ये खर्च निकालने के लिए यहाँ पर लोन लिया है। जब कंपनी ने यहाँ लोन लिया है तभी वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल पाई है, और ये फिगर आपको पॉजिटिव में दिखा रहा है यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना कितना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, इन कंपनियों का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना ना करना आपकी अपनी समझ और आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, और मुझे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट लेने थे ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से एक अच्छा कैश फ्लो दिखाई देता है और किस तरह से एक कैश फ्लो पॉजिटिव में होते हुए भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद उस कंपनी के बारे में जानिए, आप खुद पढ़िए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सहायता या सलाह ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।